तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोमेन निकालना सीखा था। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे रेंज कैसे मैथमेटिकली निकाला जाता है कोई भी एक फंक्शन का। ठीक है, पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेथड टू फाइंड रेंज। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ कि रेंज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है या पहला एग्जांपल ही बोल लो, पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, कुछ ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन में, आर प्लस ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि रेंज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। पहले तो आपको ये पता चल रहा है फंक्शन को ऑब्जर्व करके। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। फिर अगर स्क्वायर रूट के अंदर में देखोगे तो ये एक रैशनल फंक्शन भी है, क्योंकि समथिंग अपॉन समथिंग। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए हम लोगों ने कल स्क्वायर रूट फंक्शन का हम लोगों ने कुछ कल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था डोमेन निकालने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी टर्म आप लिखो वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0, वो भी एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन गिवन है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यहां से पहला कंडीशन हमको क्या मिल रहा है, जो आउटपुट आपको मिलेगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। क्या ये पहला कंडीशन समझ में आया सभी बच्चों को? क्या ये पहला कंडीशन समझ में आया आप सबको? देखो, स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी टर्म है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, अगर इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है तो आपका y का वैल्यू होगा या आउटपुट होगा उसका मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही आप रख सकते हो, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो भी तो पॉजिटिव होगा ना। तो जो पहला कंडीशन फंक्शन को ऑब्जर्व करके हमको मिल रहा है कि जो आउटपुट होगा वो तो पक्के से 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप या सेकेंड तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया है तो सेकेंड कंडीशन को मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोमेन निकाला था, तो डोमेन हमको कहां से मिलता है? डोमेन हमको x से मिलता है। ठीक है, तो अभी क्या ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन का डोमेन निकालना लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, डोमेन के लिए हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला था और x से ही हमको क्या मिलता था, इस फंक्शन का डोमेन। अब ये जो फंक्शन गिवन है ना, इस फंक्शन को गौर से देखो। ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया है। ठीक है, अभी आप क्या करो, इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y में रिप्रेजेंट करो। बात समझ में आया? इस फंक्शन को आप इन टर्म्स ऑफ y में रिप्रेजेंट करो। तो जो सेकेंड स्टेप होगा ना, इसको अगर मैं स्टेप 1 मानता हूं, तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? रिप्रेजेंट द फंक्शन इन टर्म ऑफ y। ठीक है, अगर इस फंक्शन को मैं इन टर्म ऑफ y रिप्रेजेंट करूंगा तब क्या होगा? देखो, इन टर्म ऑफ y रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शन को आप दोनों साइड इक्वेशन को स्क्वायर करो, तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर एक्स 2 माइनस एक्स, तो y स्क्वायर
एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। यहाँ से आप अगर x को कॉमन लोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो इसको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो x इक्वल्स टू 2/1 प्लस वाई स्क्वायर ये आपको मिल रहा है। अब ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन को हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस फंक्शन को। पहले फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x में था, अब हम लोगों ने क्या किया, इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y में हम लोगों ने क्यों रिप्रेजेंट किया वो भी आप बात सुन लो। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डोमेन निकालना सीख लिया है। अब ये वही फंक्शन है ना, ये तो वही फंक्शन है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किया, क्या फंक्शन पहले इन टर्म्स ऑफ x में था, अभी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y में हम लोगों ने लिखा। अब क्या इस फंक्शन का आप डोमेन निकाल सकते हो? इस फंक्शन का अगर आप डोमेन निकालोगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा? आपको y का वैल्यू मिलेगा। और y से हमको क्या मिलता है? y से हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि हमको रेंज मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, फंक्शन को पहले इन टर्म्स ऑफ y में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, y में रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करने के बाद हम उस फंक्शन का क्या निकालेंगे? डोमेन ही निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जब डोमेन निकालेंगे तो वहां से हमको किसका वैल्यू मिलेगा? वहां से हमको y का वैल्यू मिलेगा। तो बात समझ में आया क्यों हम लोगों ने ऐसा किया? हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? अभी ये जो फंक्शन है f ऑफ y है, f ऑफ y इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन को आप ऑब्जर्व करके मुझे बताओ ये कौन सा फंक्शन है? ये एक रैशनल फंक्शन है। ठीक है, ये एक रैशनल फंक्शन है p/q। और रैशनल फंक्शन की केस में क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अभी अगर आप गौर से देखोगे ना, जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये टर्म जीरो हो सकता है? ध्यान से देख के बताओ, क्या ये टर्म जीरो हो सकता है? क्या ये टर्म जीरो हो सकता है? मान लो y का वैल्यू आपने जीरो सब्स्टिट्यूट किया, y इक्वल्स टू जीरो होगा तो ये टर्म, इस टर्म का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। y इक्वल्स टू आपने -1 डाला। ठीक है, -1 के लिए पॉजिटिव कुछ वैल्यू आपको मिलेगा +1, तो 1 + 1 अल्टीमेटली आपको +2 मिल रहा है। आप y इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू भी डाल के देख सकते हो, पॉजिटिव के लिए तो ये पॉजिटिव मिल रहा है, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप y का कोई भी वैल्यू डालो। ठीक है, यहाँ पे आप ये जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आप y का कोई भी वैल्यू डालो, लेकिन आपको हमेशा ये जो टर्म है, इस टर्म से आपको एक पॉजिटिव नंबर ही मिलने वाला है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये जो इनइक्वालिटी, ये जो कंडीशन हमको मिल रहा है ना, कि आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे, जिसके लिए आपको ये वाला कंडीशन मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फॉर y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, फॉर y बिलोंग्स टू, या फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या है? ये फॉर ऑल का सिंबल है। ठीक है, ये फॉर ऑल का सिंबल है। ठीक है, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आप डालो। ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर f ऑफ y। ठीक है, जो फंक्शन है f ऑफ y इज डिफाइन। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिफाइन कब नहीं होगा? जब आपका डिनोमिनेटर जीरो होगा, तभी तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना। लेकिन आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल के देख सकते हो। ठीक है, यही एक दिक्कत आता है मैथमेटिकल मेथड में, कि आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है, वहीं से क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा वो आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जो सेकेंड कंडीशन मुझे मिलेगा, सेकेंड कंडीशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ये क्या बन गया? मेरा सेकेंड कंडीशन बन गया। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो, तो फर्स्ट कंडीशन हमको क्या बोल रहा है? फर्स्ट कंडीशन हमको क्या बोल रहा है? ये मैं कुछ पॉइंट एक मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जीरो, लेट्स से यहाँ पे ये जीरो। ठीक है, ये हम लोग का जीरो। फर्स्ट कंडीशन हमको ये बोल रहा है कि आप इंक्लूडिंग जीरो को इंक्लूड करके जीरो से बड़ा कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है,
और सेकेंड कंडीशन हमको क्या बोल रहा है, आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, ठीक है। अब कल हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन या एक से ज्यादा फंक्शन आपके पास आ रहा है तो हमें क्या करना होता है, हमें इंडिविजुअल उन फंक्शन का हम डोमेन निकालते थे, उसके बाद हम इंटरसेक्शन लेते थे। रेंज में भी सेम ही सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन हमको मिल रहा है, ठीक है, और दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल्दो एक ही फंक्शन है, लेकिन अच्छे से अगर आप देखोगे यहाँ पे दो दो फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन और एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और एक आपका रैशनल फंक्शन है। तो उन दोनों ही फंक्शन के लिए हम लोगों को दो दो कंडीशन मिला है, एक पहला कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। अब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमको इंटरसेक्शन वाला रीजन ही लेना होगा, ठीक है। तो किस रीजन में हमको सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये हो गया हम लोग का इंटरसेक्शन वाला रीजन। तो ये हो गया इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि y बिलोंग्स टू 0 कामा इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0 इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल साइन आ रहा था। तो फाइनली y बिलोंग्स टू 0 कामा इन्फिनिटी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अब ऑप्शन देख के आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, ये क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में हम लोगों ने फंक्शन को ऑब्जर्व करके एक कंडीशन निकाला, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन था और स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए कंडीशन मैंने डोमेन जो लास्ट क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझाया था, तो वहां से मुझे ये फर्स्ट कंडीशन मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया कि फंक्शन का डोमेन निकालना ईजी होता है, ठीक है, और वो हमें पता भी है। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y में लिख दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y में रिप्रेजेंट किया तो इस टाइप से कुछ एक फंक्शन मुझे मिला, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस फंक्शन का डोमेन निकाल लिया सो दैट मुझे y का वैल्यू मिल सके। जैसे ही मुझे y का वैल्यू मिल गया, उसके बाद मैंने क्या किया, उन दोनों कंडीशन को यहाँ पे प्लॉट करके देखा कि कौन सा रीजन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके बाद फाइनली हमको ये सी ऑप्शन मिल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया है, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेंज हमें निकालना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अगर आप गौर से देखोगे तो पहले ये क्या है, ये एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है, ये एक रैशनल फंक्शन है, y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है। अब रैशनल फंक्शन में आपको क्या पता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, अगर वो जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अभी आप गौर से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अभी अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा। आप कोई भी एक्स का वैल्यू डाल लो, ये हमेशा जीरो से बड़ा वैल्यू ही आपको देगा, ठीक है। तो यहां से तो हमको कुछ एक ये वाला रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। यहां से हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई भी आप एक्स का वैल्यू डालो, कोई भी आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू डालो, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक ये वाला कंडीशन हमको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, रेंज निकालना है। तो अभी x, यहां से हमको सिर्फ x का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, और x का वैल्यू का मतलब होता है डोमेन, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डोमेन। तो सेकेंड जो स्टेप था कि फंक्शन को अगर हम इस फंक्शन को अगर हम इन टर्म्स ऑफ y में लिखेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को अगर हम इन टर्म ऑफ y में लिखेंगे तब हमको क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेप से तो हमको रेंज का कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, यहाँ से सिर्फ हमको डोमेन के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर हम इन टर्म्स ऑफ y में लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, तो y
तो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको आप लोग ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से अगर देखोगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया अभी बताता हूँ। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये जो हमको इक्वेशन मिला है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इसके साथ लिंक करके देख सकते हो। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ लिंक करके देख सकते हो। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए हम लोगों ने रेंज और डोमेन निकालना सीखा था। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से हमें ये पता चलता है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल होगा, इक्वल होगा या इमेजिनरी होगा। ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, रियल रूट्स या रियल आप सॉल्यूशन कह लो। अगर ये लेस देन 0 होता है तो यहाँ से हमको इमेजिनरी रूट्स मिलता है। ठीक है, ये सब आप लोगों ने क्लास 10 में भी क्लियर किया है। ठीक है, क्लास 10 में ये सब आप लोगों ने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है, तो अभी आप देखो हम लोग कौन से फंक्शन निकाल रहे हैं, हम रियल वैल्यूड फंक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आप x का कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो, वो तो हमें यहाँ से पता चल गया है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें यहाँ से रेंज निकालना है। ठीक है, अब रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में b क्या है यहाँ पे, -1 स्क्वायर माइनस 4a, a में आपका y है, c आपका फिर से y। ठीक है, ये वाला कंडीशन हमको लगाना होगा। ठीक है, तभी तो हमको रियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो b स्क्वायर ये 1 बन गया तो 4y स्क्वायर। ठीक है, फाइनली हमको इस टाइप से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिला है। अब इस इनइक्वालिटी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y, ऐसे 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ से हम वो रीजन पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर हैं। तो 2 फैक्टर के लिए हमको क्या मिलेगा, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। पहला क्रिटिकल पॉइंट होगा -1, सेकेंड होगा हाफ। अब इसको निकाल के देख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लोज सर्कल पहले ही ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है, वो जो पॉइंट मिलेगा वो इंक्लूड होगा। ठीक है, अब हाफ से कोई भी एक बड़ा वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके देखो। जैसे मान लो आपने 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 के लिए पॉजिटिव, लेकिन ये टर्म नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, माइनस हाफ और प्लस हाफ के बीच 0 डाल के देख सकते हो, तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फाइनली हमको क्या मिल गया है, हमको वो रीजन मिल गया कि जिस रीजन में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट रियल होगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो रीजन क्या है, y बिलोंग्स टू -1/2 +1/2। ठीक है, अब कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया, सेम टाइप का ही सिमिलर क्वेश्चन था जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट किया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इतना पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है तो वहाँ से हमको रियल सॉल्यूशन मिलता है। तो हम लोगों ने उसी कंडीशन को अप्लाई किया। ठीक है, फिर हमको क्वाड्रेटिक एक इनइक्वालिटी मिला, उसके बाद हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड लगा के रेंज निकाल लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, ये भी क्या है, एक आपका क्वाड्रेटिक रैशनल फंक्शन है। ठीक है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक रैशनल फंक्शन है।
तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स द रेंज ऑफ दिस। ठीक है, हमें ये जो फंक्शन गिवन है ना, इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, रेंज। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे y इक्वल्स टू नहीं दिया है, मैंने कंसिडर कर लिया है। ये सब तो आप लोग लिख सकते हो और ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू होगा, थोड़ी ना आपका रफ शीट चेक किया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलो अभी तो देखो, रैशनल फंक्शन है। ठीक है, रैशनल फंक्शन है तो आप यहाँ से क्या कर सकते थे कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा, वो वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको सिर्फ x का वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेंज, और रेंज हमें कहाँ से मिलेगा, y की वैल्यू से मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड फर्स्ट कहानी तो यहाँ पे नहीं चला, तो सेकेंड कहानी क्या है, इसको आप, इस फंक्शन को आप इन टर्म्स ऑफ y पे लिखने के लिए कोशिश करो। ठीक है, वही हम लोग करते हैं अभी। तो y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, इक्वेशन बना रहा हूँ, y माइनस 1, फिर 2x को कॉमन लिया, y माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस वाई को कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस वाई नहीं, माइनस 1, माइनस को कॉमन लूँगा तो फाइनली हमको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पे ये आपका क्या है, a, ये आपका b है और ये आपका c है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। फंक्शन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ y में तो नहीं लिख पाए, लेकिन हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, जो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, देखा था। ठीक है, तो अभी आप सभी को पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कौन डिटरमाइन करता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन को अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b में यहाँ पे 2 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है, y माइनस 1, और आपका c क्या है, माइनस ऑफ y प्लस 1, माइनस ऑफ y प्लस 1। ठीक है, तो अभी आप देखो, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 4 y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, इसको मैं y स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 4 को आप कॉमन ले लो, 4 को अगर कॉमन लोगे, यहाँ पे इम्प्लाइज देना भी ज़रूरी है, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, y 2y माइनस 2y, क्योंकि 1 1 तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली 2 स्क्वायर। फाइनली यहाँ से आपको y इंटू वाई माइनस 1 ये वाला एक इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक अभी आप देखो, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हमको मिल गया है। अभी हम वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये है आपका 1। ठीक है, अब देखो 1 से कोई भी बड़ा वैल्यू अगर आप चूज करोगे तो इसके लिए जो इक्वेशन आपको मिल रहा है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो पॉजिटिव होगा, और 0 और 1 के बीच में आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, और 0 से छोटा कोई भी वैल्यू उसके लिए आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक इतनी बातें समझ में आया। अभी यहाँ से हमको y का जो रीज़न है वो कौन सा रीज़न मिल रहा है, किस रीज़न में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन होगा। एक तो माइनस 0 से इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट क्या है, इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल साइन भी तो है ना, 1, इन्फिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन बन गया है। अभी आप देखो, क्या ये कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 को देखो, ऑप्शन 1 में है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, उसके बाद यहाँ पे देखो 1 इन्फिनिटी। ऑप्शन बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं। तो एक भी तो ऑप्शन मैथ्स नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे एक भी ऑप्शन मैथ्स नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या हम लोगों ने गलती किया है, क्वेश्चन में क्या हम लोगों ने गलती किया है, सोचो क्वेश्चन में हम लोगों ने कहाँ पे गलती किया है। मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, सोच के बताओ कहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे गलती किया है, कहाँ पे गलती हुआ है।
देखो यहाँ पे गलती कहाँ पे हुआ था, देखो क्यों यहाँ पे ऑप्शन मैथ्स नहीं हो रहा है। एक्चुअली जेई का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, अगर इतना ही आसान क्वेश्चन होता तो सब लोगों को मार्क्स मिल जाता। ठीक है, जेई में सीट है ही कितना सबको पता है ना। तो यहाँ पे देखो गलती कहाँ पे हुआ। अब ये जो एक्चुअल फंक्शन था ना, इस फंक्शन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है, इस फंक्शन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। ऐसा ऑब्जर्वेशन सभी स्टूडेंट के पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया वैसे ही काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे हमको y का वैल्यू 1 मिला है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 इंक्लूड है। इफ मान लो y 1 है, ठीक है, मान लो अगर y 1 होगा, अगर y का वैल्यू 1 होगा तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 1 मिल रहा है। क्या माइनस 1 और प्लस 1 दोनों इक्वल है? क्या माइनस 1 और प्लस 1 दोनों इक्वल है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? इस दुनिया में आप कहीं से भी कोई वैल्यू उठा के लाओ, इस टाइप का इक्वेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे y इक्वल्स टू जो 1 हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था, उस y में उस y का वैल्यू 1 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उस y का वैल्यू 1 हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आया? ये हमको कैसे पता चला? फंक्शन को ऑब्जर्व करके। ठीक है, भले ही यहाँ पे आपको 1 इंक्लूड मिला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 1 को इंक्लूड किया है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सही सही क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन अगर आप एक्चुअल फंक्शन को ऑब्जर्व करोगे, उस फंक्शन में y का वैल्यू 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में दो कंडीशन हमको मिला था, उन दोनों ही कंडीशन, ठीक है, उन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना भी जरूरी है फंक्शन को। अब यहाँ पे देखो y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशन से हमको पता चला है, और यहाँ पे बोल रहा है कि y का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए ओवरऑल सब कुछ सेम ही रहेगा। 0 पे आपको क्लोज इंटरवल ही मिलेगा, इसीलिए मैंने क्लोज सर्कल ड्रॉ किया है। लेकिन जो 1 होगा ना, 1 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो अभी। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 0, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। अभी आप देखो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, 0 इंक्लूड है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अभी देखो कौन सा ऑप्शन सही है? अब ऑप्शन ए सही है। समझ में आया? जेई का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा जेई में, और आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ फंक्शन को ऑब्जर्व करना भी सीखना होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, एफ सच दैट, ठीक है, यहाँ पे डोमेन गिवन है। ठीक है, इस फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, याद है ना हम लोग कैसे लिखते थे? एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, फर्स्ट सेट हमेशा फंक्शन होगा तो फर्स्ट सेट को डोमेन होना ही पड़ेगा ना, तो ये डोमेन गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इज डिफाइंड बाय, फंक्शन गिवन है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन में, देन द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटेन इन द इंटरवल। इनमें से जो भी सही ऑप्शन होगा उसको पिक करना है। ठीक है, इस फंक्शन में आपको डोमेन गिवन है। ठीक है, फंक्शन का रेंज निकालना है। ठीक है, फंक्शन का रेंज निकालना है, इसका मतलब फंक्शन का हमें y का वैल्यू निकालना है। अब मुझे बताओ इस इंफॉर्मेशन से हम क्या लिख सकते हैं? इस इंफॉर्मेशन से क्या मैं x का मतलब जो डोमेन होगा, डोमेन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जो आपका डोमेन है, डोमेन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 2 और 3 रेस्पेक्टिवली, ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान से एक बार देख लो, क्योंकि 2 3 से छोटा है। ठीक है, ये तो सबको पता है। और एफ सच दैट, ये जो फर्स्ट सेट गिवन है वो क्या है? वो है आपका डोमेन सेट। ठीक है, तो x का वैल्यू या तो 2 होगा, ठीक है, 2 से बड़ा हो सकता है, या तो 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमको निकालना क्या है? एक्चुअली में हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2, यानी कि इसको ही हम लोग बोलेंगे y। हमको इसका वैल्यू निकालना है, मतलब रेंज निकालना है। तो अभी देखो
x हमें पता है, तो क्या मैं एक्स क्यूब निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एक्स क्यूब क्या होगा? 2 क्यूब 3 क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 8 एक्स क्यूब 27। ठीक है, यहाँ तक। अभी देखो एक्स क्यूब मुझे मिल गया है। अगर एक्स क्यूब मिल गया है तो सेकंड में क्या निकाल सकता हूँ? इसे 3x का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। सिंस x लाइज इन बिटवीन 2 and 3, तो 3x 9 और यहाँ पे 6। ठीक है, एक्स क्यूब और 3x का वैल्यू मुझे मिल गया है। अभी देखो, आप टेक्निक देखो अभी, तो एक्स क्यूब प्लस 3x, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x, तो एक्स क्यूब प्लस 3x का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू कितना है? 8 और 6, तो 8 6 कितना होता है? 8 6 16 नहीं, 8 6 होता है 14। ठीक है, 8 6 होता है 14। उसके बाद मैक्सिमम में कितना? 27 और 9, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 36। ठीक है, ये भी चेक कर लेना, गलत हो सकता है। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x का वैल्यू हमें मिल गया है। अब देखो, और यहाँ पे अगर मैं -2 को जोड़ देता हूँ तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, 36 - 2 14 - 2, तो इसको आप क्या लिख सकता हूँ? इसको y लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ, यही तो हम लोग का y है, तो 12 और यहाँ पे 34। ठीक है, समझ में आया? तो y क्या है? y रेंज है ना, तो रेंज का मिनिमम वैल्यू 12 और मैक्सिमम वैल्यू 34। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इजी था। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है? ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और उसके साथ साथ ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन भी है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब हम सभी को पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी टर्म होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हमको ये वाला एक कंडीशन मिला है, तो इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो π/3 - x, π/3 + x, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको वो रीजन मिल जाएगा जिस रीजन में इस फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, अब देखो π/3 से कोई भी बड़ा वैल्यू लोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, आप लोग वैल्यू डाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे ये पता चल गया है कि जो x होगा ना, तो डोमेन होगा वो -π/3 से बड़ा और π/3 से छोटा, मतलब इसी रीजन में आपको क्या मिलेगा? डोमेन मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमको निकालने के लिए क्या बोला था? हम लोग को निकालने के लिए बोला था कि आप रेंज निकालो, डोमेन निकालने के लिए नहीं बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी आप देखो, अब इसको यूज करके हम रेंज कैसे निकालेंगे? ठीक है, अभी देखो, अब इस वाले कंडीशन से क्या मैं x ग्रेटर देन π/3 एंड लेस देन और इक्वल्स टू π/3 ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी आप देखो क्या x को अगर आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप x को स्क्वायर कर देते हो, तो ये क्या बन जाएगा? π²/9, लेकिन ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ये 0 बन जाएगा। अभी आप देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब ये जो इनइक्वालिटी है ना, इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी भी चेंज होगा। ठीक है, ये इनइक्वालिटी भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। अभी यहाँ पे मैं कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे π²/9 को ऐड करने जा रहा हूँ। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? π²/9 माइनस x², और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? π²/9। ठीक है, इतनी बातें, इनइक्वालिटी सॉल्व भी हो रहा है, जो कि आपको क्लास 9 में शायद मिलता होगा। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे इम्प्लाइज देना मैं भूल गया था, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना। ठीक है, अभी आप देखो, अभी इसको स्क्वायर कर दो। जैसे ही स्क्वायर करोगे, π²/9 माइनस x², यहाँ पे आपको मिलेगा π/3। ठीक है, यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक? मेरा 2 थोड़ा सा
कुछ अजीबोगरीब हिसाब से मैं 2 को लिखता हूँ, ठीक है। उसके लिए आप लोग माइंड मत करना, समझ जाना ये 2 है, ठीक है। अब देखो, अब हमको एक्चुअली में निकालने के लिए क्या दिया था, tan ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। अब tan लिख लो, तो tan 0 tan ऑफ अंडर रूट पाई स्क्वायर 9x स्क्वायर tan पाई बाई 3। अब tan 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, इसको मैं y लिख रहा हूँ। अब tan पाई अपॉन 3, ठीक है, tan पाई अपॉन 3 कितना होता है, tan पाई अपॉन 3 होता है 60, tan 60 रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, यहाँ से मुझे क्या मिला है, जो रेंज है, ठीक है, जो रेंज है 0, रूट 3। इसी रीजन में रेंज मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको डोमेन को भी यूज़ करना पड़ा। इन 2 क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, दोनों ही फंक्शन में हमको रेंज निकालना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन आप लोग लिख लेना कॉपी में, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऐसे लिख लेना कॉपी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमें रेंज निकालना है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब कुछ याद करो तो आप लोग, जब हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ रहे थे ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने कुछ बताया था, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव होता है तो आपको इस टाइप से ग्राफ मिलेगा, याद है। इस टाइप से एक अपवर्ड आपको पैराबोला मिलेगा, बताया था ना मैंने। अगर किसी को ये नहीं पता है तो पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन को एक बार देख लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उस फंक्शन को आप लोग देख लेना पहले, तब आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। अब देखो, अब अपवर्ड पैराबोला आपको मिला है, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, रेंज के लिए हमको करना क्या होता था, रेंज के लिए हमें प्रोजेक्शन लेना था ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब अपवर्ड होगा तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट होगा, जो मैक्सिमम लिमिट है वो तो डिफाइन नहीं है, वो इन्फिनिटी होगा, वो सबको पता है, ठीक है। लेकिन जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट को तो कम से कम हमको निकालना होगा ना। तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, -b/2a एंड -d/4a, ये कोऑर्डिनेट था, ये उसका x कोऑर्डिनेट और ये इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट हमको मिल जाएगा, तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ 3 ऑप्शन दिया है, एक्चुअली 4 ऑप्शन है। तो चलो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले d निकाल लेते हैं, ठीक है। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, तो d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है यहाँ पे इस फंक्शन के लिए -5, 4a क्या है यहाँ पे 2 और c है आपका 3, तो 25, ठीक है, 25 यहाँ पे 24, फाइनली आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। तो d का वैल्यू हमको मिल गया है। तो क्या मैं इस कोऑर्डिनेट को निकाल सकता हूँ, -d/4a, -d/4a कितना होगा, -d/4a -1, a क्या था, a 2 है, -1/a, ठीक है। तो वो मिनिमम पॉइंट हमको मिल गया जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका -1/a, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, -1/8 अप टू इन्फिनिटी, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करवाना भी ज़रूरी है, ज़रूरी था बहुत, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेटिक फंक्शन, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री साइन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो या तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लिया, चलो ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू
साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 3। ठीक है, अब देखो आपको अगर डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए दिक्कत हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, साइन एक्स को मान सकते हो कुछ लेट्स से टी मान लो। ठीक है, साइन एक्स को जैसे आप टी मानोगे तो y इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। ठीक है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व करते हो, जिन बच्चों को मतलब कोई तकलीफ नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू ट्वाइस ए सॉरी 2 इंटू टी इंटू 2 प्लस मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, ये अब ए स्क्वायर है। ठीक है, तो 2a यहाँ से आएगा 2a। ठीक है, फिर यहाँ पे ये b है तो यहाँ पे b स्क्वायर लिखना होगा ना, तो b स्क्वायर मैंने खुद से जोड़ा है तो b स्क्वायर को उठाना भी तो होगा ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को किया। ठीक है, यहाँ तक तो ये मैंने समझाया भी था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन में मैंने समझाया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग फंक्शन खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन में मैंने ये सब आप लोगों को समझाया, बहुत डिटेल्स में समझाया। ठीक है, तो अभी आप देखो इस फंक्शन को आप t माइनस 2 होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, t माइनस 2 होल स्क्वायर देन 2 स्क्वायर कितना होगा -4 प्लस 1। तो फाइनली आपको इस टाइप से एक टर्म मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक अब देखो, अब t एक्चुअली में क्या है, t एक्चुअली में आपका साइन x है, तो साइन -2 होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि मैंने ऐसा किया क्यों। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया। अब साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स है, साइन एक्स का रेंज -1 से बड़ा होता है और +1 से छोटा होता है। ठीक है, -1 से बड़ा होता है और +1 से छोटा होता है। ठीक है, ये सबको पता है। अब देखो साइन एक्स अगर ये है तो साइन एक्स -2 वो कितना होगा, हम लोगों ने क्या किया -2 को ऐड किया तो -3 और यहाँ पे -1। ठीक है, इतनी बातें। अब देखो, अब मैं इस इनइक्वालिटी को यहाँ पे साइन एक्स -2 को स्क्वायर करूँगा। ठीक है, अब जैसे ही स्क्वायर करूँगा ये इनइक्वालिटी चेंज होगा। ठीक है, ये इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे देखो आप लोग x -1 और यहाँ पे -3। ठीक है, ऑब्वियसली होता है, सबको पता है। अगर यहाँ पे आप x स्क्वायर लिखोगे, आप x स्क्वायर तो 9। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज होता है। ठीक है, ये सबको पता है। अभी देखो तो ठीक है, अब हमको y तक पहुंचने के लिए 1 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 0 तो साइन एक्स -2 होल स्क्वायर -1 तो 8। ठीक है, तो फाइनली y लाइज इन बिटवीन 0 एंड 8। ठीक है, क्लियर हुआ। सेम टाइप का ही क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने शायद 5th क्वेश्चन इसी टाइप का था, जो ट्रिगोनोमेट्री एंड अंडर रूट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो कौन सा सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेटिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन को ऑब्जर्व करके हमको ये पता चला कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स को टी कंसीडर किया, फिर मुझे क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगाया तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, उसके बाद मुझे ये पता था कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है। उसके बाद साइन एक्स को पकड़ के मैं यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, ताकि मुझे रेंज। तो अभी आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। एक बार क्वेश्चन को देख लो, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, अब इस स्क्वायर रूट फंक्शन का हमें क्या निकालना है, हमें रेंज निकालना है। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो अंदर का जो टर्म है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, वो पता है, लेकिन वहाँ से फ़ायदा क्या होगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा भी नहीं, वो भी पता नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ से सिर्फ x का वैल्यू मिलेगा हमको, तो उससे अच्छा हम डायरेक्टली फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y में लिखने की कोशिश करते हैं। 3x स्क्वायर -4x प्लस 5। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर करो, तो 3x स्क्वायर -4x प्लस 5। ठीक है, तो 3x स्क्वायर -4x प्लस 5 -y स्क्वायर 0। ठीक है, तो हमको क्या मिला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है।
ठीक है, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट ये होता है तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको रियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इस कंडीशन को यहाँ पे। तो डी बी स्क्वायर माइनस 4 से, यहाँ पे बी क्या है आपका -4, ठीक है, -4, बी स्क्वायर -4 इंटू ए में होगा 3, सी में है आपका 5 माइनस वाई स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बातें, इतनी बातें क्लियर हुआ। तो अभी ये 16 माइनस 12, ठीक है, 16 माइनस 12 फिर 5 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 4 को अगर कॉमन लूँगा तो 4 माइनस यहाँ पे आपको 3, 5 माइनस वाई स्क्वायर, तो 4 माइनस 15 माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फाइनली 3 वाई स्क्वायर माइनस 11 0। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखते हैं, रुको। तो इसको हम 3 √3y होल स्क्वायर माइनस √11 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो हमें एक √3y माइनस 11 √3y प्लस √11 इस टाइप का दो फैक्टर मिलेगा। ठीक है, अब इन दो फैक्टर को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इंक भी ख़त्म होने वाला है, अभी क्लास भी ख़त्म होगा, इंक भी ख़त्म होगा। देखो तो जो फर्स्ट एक क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या मिलने वाला है, माइनस ऑफ √11/3 और एक 11/3। ठीक है, एक नेगेटिव में मिलेगा, एक पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप देखो इस साइड में कोई सा भी एक बड़ा वैल्यू आप चूज़ करो। ठीक है, 100, 200, 300 ऐसे कोई भी वैल्यू, यहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा, छोटा होगा तब भी आपको पॉजिटिव ही यहाँ पे मिलेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो। अभी हमको रीज़न मिल गया है। ठीक है, अभी हमको रीज़न मिल गया है, तो अभी ऑप्शन को देखो कौन सा ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन को देखो कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए -∞, तो ऑप्शन ए तो सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी को देखो -∞, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी को देखो, हाँ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, ये इंक्लूड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन भी तो था ना। तो फाइनली ऑप्शन सी, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रीज़न भी इंक्लूड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये इस रीज़न के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसी रीज़न को कंसिडर किया है यहाँ पे, और सही ऑप्शन क्या होगा, सी, क्योंकि ये जो √11/3 वो इंक्लूड है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस का रेंज निकालना सीखा। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोमेन निकालना सीखा था। तो अभी और जो आने वाला 1 या 2 वीडियो होगा ना, उन 2 वीडियो में भी हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग मेनली क्वेश्चंस ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, या तो रेंज हो सकता है, डोमेन हो सकता है, या तो कंबाइन करके रेंज और डोमेन दोनों का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं।